Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10th Physics, Federal Board, National Book Foundation. हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 वेव्स अल्ट्रासाउंड्स। अब इससे पीछे हमने पहले इससे पढ़ा था कि इंसान का कान हर किस्म की आवाज़ को नहीं सुन सकता। ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होती है। इंसान का कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान तक की फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है। इससे कम और इससे ज़्यादा तक की आवाज़ नहीं सुन सकता। लास्ट वीडियो में ये भी बताया था दैट द साउंड्स विच आर लेस देन 20 हर्ट्ज बाय फ्रीक्वेंसी जिनकी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा कम होती है वो इंफ्रासोनिक्स कहलाती हैं, और जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं वो अल्ट्रासाउंड्स कहलाती हैं। तो लिहाजा अल्ट्रासाउंड जो है ना, ये क्या हो गया, ऐसी साउंड्स, ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से ज़्यादा होती हैं, वो अल्ट्रासाउंड्स कहलाती हैं। अब इनके बहुत ज़्यादा सारे यूज़ हैं मेडिसन में, मेडिकल में, इसका जो है वो एग्रीकल्चर में, इसके अलावा डायग्नोस्टिक इमेजिंग वगैरह की जाती है, कोई भी बीमारी हो उसका पता करने के लिए। इसके अलावा सोनार इसका बहुत बड़ा यूज़ है, जिसकी मदद से समंदरों की और झीलों तालाबों वगैरह की गहराई मालूम की जाती है। फर्स्ट वन देखें इसके यूजेस में क्या है। क्लीनिंग, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स क्रिएट टाइनी बबल्स इन अ लिक्विड के, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो जिस वजह से ये छोटे छोटे से बबल पैदा करती हैं लिक्विड के अंदर, और ये बबल जो है ना वो छोटी छोटी शॉक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से कोई चीज़ अगर सरफेसेस को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि क्लीनिंग ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट एंड सर्जिकल टूल्स वगैरह को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉन डैमेजिंग, रीचेज स्मॉल एंड हार्ड टू क्लीन एरियाज, के ऐसे एरियाज जो डायरेक्ट हमारी पहुंच पे नहीं होते, दूर होते हैं, वहाँ तक हम अपने हाथ से सफाई नहीं कर सकते होते, तो इसकी वजह से हल्का सा डिटर्जेंट के बाद जो है इसके अंदर से अल्ट्रासाउंड के साथ यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज मेडिकल स्कैनिंग इंक्लूडिंग पेरेंटल, कहते हैं अ डिवाइस कॉल्ड ट्रांसड्यूसर सेंड्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव इनटू द बॉडी, जिसम के अंदर ये वेव्स जो है साउंड दाखिल करते हैं। दी साउंड वेव्स बाउंस ऑफ टिश्यूज एंड रिटर्न टू द ट्रांसड्यूसर, और ये वापस टकरा के ट्रांसड्यूसर तक आती हैं, क्रिएटिंग इमेज, जिससे उसका इमेज बनता है अल्ट्रासाउंड्स वगैरह में भी। एप्लीकेशंस, मॉनिटरिंग फेटल डेवलपमेंट, फीटल की डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चेकिंग हार्ट फंक्शन, इकोकार्डियोग्राफी, इको जिसे कहते हैं, एंड फ्लो ऑफ द ब्लड, खून का बहाव जिस समय इससे मदद की मालूम किया जा सकता है। सोनार, ये जो है बेसिकली एक नेविगेशन सिस्टम होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी चीज़ की जो झील, साहिल, समंदर, दरिया वगैरह हैं, इनकी गहराई मालूम की जाती है कि इनकी डेप्थ कितनी है। उसके लिए क्या किया जाता है कि इन साउंड वेव्स को उसके ऊपर से जो है उसके अंदर दाखिल किया जाता है। जैसे वेव्स जाती हैं नीचे, एंड में बॉटम से टकराती हैं और दोबारा वापस ऊपर आ जाती हैं। तो जितना टाइम लगा उसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइम जाने और आने में लगा। और उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फार्मूला लगा के हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेटिंग डेप्थ डिस्टेंस, डेप्थ का डिस्टेंस किसे कहते हैं कि क्या हो गया कि बिल्कुल डेप्थ तक जाएगी साउंड, यहाँ से टकरा के वापस आएगी। सो अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ और डिस्टेंस। इट इन्वॉल्व सेंडिंग साउंड पल्सेस फ्रॉम द शिप टू द ओशन ऑफ द फ्लोर, यहाँ से शिप से लेके फ्लोर तक और फिर दोबारा वापस आ जाएगा। तो ये जो इको आई, तो इसमें डिस्टेंस 2 था, क्योंकि जाने का भी था और आने का भी था। तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर, ये देखें v इंटू टी ओवर 2, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2, चूंकि टाइम जो लगा वो आने और जाने दोनों का लगा, तो हमने इसको जो है वो फाइंड आउट कर लिया। d इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो है वो 1500 मीटर पर सेकेंड होती है, उसको 2 सेकेंड्स लगे जाने में, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है डिस्टेंस जो है वो इसका 1500 मीटर होगा। फासला जो है वो 1500 मीटर है इसका। इस फार्मूले के तहत हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंफ्रासाउंड्स। इंफ्रासाउंड कौन सी साउंड थी, ऐसी जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से भी लो होती है, जो हम सुन नहीं सकते। अब ये कौन यूज़ करते हैं, ये नॉर्मली तौर पर एनिमल्स जिनकी जो अपनी
जो हीयरिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो होती है, वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। कहते हैं जिराफ वर वंस बिलीव टू बी द साइलेंट क्रिएचर्स, कभी सोचा जाता था कि जिराफ जो है बिल्कुल खामोश होते हैं। हाउएवर इट वाज लेटर फाउंड दैट दे एक्चुअली मेक ममरिंग साउंड्स एट अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, कि असल में वो आवाज़ें निकालते हैं लेकिन बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी के निकालते हैं। मेकिंग इज हार्ड फॉर द ह्यूमंस टू हियर, इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है सुनना। टिपिकली लार्ज एनिमल्स प्रोड्यूस साउंड इन लोअर फ्रीक्वेंसीज, कि जितने बड़े जानवर होते हैं नॉर्मली तौर पर वो कम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि छोटे जानदार होते हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं, और वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें भी पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट यूटिलाइज अल्ट्रासाउंड टू कन्वे मैसेज टू ईच अदर क्रॉस वास्ट डिस्टेंस। एलिफेंट जो है वो भी जो है वो इंफ्रा साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे नीचे की आवाज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वास्ट डिस्टेंस नॉट ओनली हाईलाइट्स द इंटेलिजेंस ऑफ द सोशल कॉम्प्लेक्स ऑफ द एलिमेंट्स और अल्ट्रासाउंड, ये उनके बारे में थोड़ी सी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब सेस्मिक एक्टिविटी, ये बेसिकली जो अर्थ पे हो रही होती है, ठीक है, हमारी ज़मीन जो हमें उसे बता रही होती है। कहते हैं अल्ट्रा इंफ्रासाउंड इज जनरेटेड बाय नेचुरल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक, जब जल्जला आता है तो उससे पहले थोड़ी थोड़ी सी जो आती हैं वो इंफ्रा साउंड्स होती हैं। कहते हैं वोल्केनिक एरप्शन एंड एक्सप्लोजन स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इंफ्रा साउंड सेंसर डिटेक्ट द लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। तो छोटे छोटे से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इंफ्रा साउंड सेंसर वगैरह, ताकि वो लो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करें। नेक्स्ट मॉनिटरिंग सिस्मिक एक्टिविटी टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एरप्शन। तो इस तरीके से हम जो है वो सेस्मिक एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें अर्थ के एक और वोल्केनिक एरप्शन का थोड़ा पहले पता चल सकता है। कहते हैं जी फॉर एग्जांपल इंफ्रा साउंड सेंसर प्लेस्ड इन अराउंड अ वोल्केनो कैन डिटेक्ट लो फ्रीक्वेंसी रंबलिंग दैट इंडिकेट्स इमीडिएट इमिनेंट eruption allowing timely evacuation of the nearby population। तो क्या होगा कि वो इंफ्रा साउंड के जो सेंसर्स हैं उनको उसके करीब करीब रख दिया जाता है, जब हल्की सी भी वो बहुत लो फ्रीक्वेंसीज की जो हम सुन नहीं सकते हैं वो जैसे डिटेक्ट होती हैं तो उन इलाकों को खाली किया जाता है ताकि नुकसान से बचा जा सके। नेक्स्ट देखें करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। कहते हैं देयर आर बेसिकली 3 मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड के जो है वो बेसिकली 3 जो है वो इसमें बताए गए, और भी लेकिन 3 है, जिसमें से वो कौन सी है, पिच है, लाउडनेस है और क्वालिटी है, जिससे हम साउंड्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए पिच, कहते हैं पिच इज द करेक्टरिस्टिक साउंड बाय व्हिच वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रेव एंड शिल वॉइसेस, जिससे हम मोटी और बारीक आवाज़ों में फ़र्क मालूम कर सकते हैं, वो पिच होती है। इट इज़ नॉट एट ऑल फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स वाई इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसकी वजह से हम डायरेक्ट इसको मेजर नहीं कर सकते। बेसिकली इट इज by regarding the perceptions frequency with which also depends upon the wavelength and speed of the sound too. It cannot be detected directly and only be analyzed on the basis of frequencies of the sound, कि जितनी पिच हाई हो जाएगी फ्रीक्वेंसी उतनी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी पिच उतनी हाई हो जाएगी, और जब पिच हाई होती है तो आवाज़ें उतनी ही बारीक हो जाती हैं। सो पिच ऑफ साउंड वेव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी पिच भी उतनी ही ज़्यादा होती है, उतनी ही ज़्यादा हाई पिच होती है उसकी। यही वजह है कि औरतों और बच्चों की आवाज़ की पिच जो है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनकी आवाज़ें बारीक होती हैं, और मर्दों की आवाज़ की भी जो पिच है वो लो होती है और इनकी आवाज़ें मोटी और कोर्स और भारी आवाज़ें होती हैं। लाउडनेस, अब लाउडनेस भी एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से हम दो आवाज़ों में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं इट इज़ द करेक्टरिस्टिक साउंड बाय विच वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, जिसकी वजह से हम ऊंची यानी लाउड और हल्की फेंट आवाज़ जो साउंड है उसमें फ़र्क कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स वाई कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। अब इसका जो ताल्लुक होता है वो एम्पलीट्यूड के साथ भी होता है। जितना एम्पलीट्यूड हाई होगा, ये देखें अगर हम यहाँ से इसके मेन पोजीशन ये लगा देते हैं तो ये वेव इसका एम्पलीट्यूड इतना है, और अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो इसका एम्पलीट्यूड इतना है। तो जितना एम्पलीट्यूड हाई होता जाएगा लाउडनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर आप एक ड्रम लें, ड्रम लेने उसको बीट करें, आहिस्ता से बीट करें, सो उसमें आवाज़ कम होगी। जब आप ज़ोर से बीट करेंगे तो ड्रम स्किन है वो ज़्यादा ऊपर तक वाइब्रेट करेगी। जब वो ज़्यादा ऊपर तक वाइब्रेट करती हुई जाएगी तो ऐसी सूरत में वो उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगी। और इसका जो यूनिट होता है वो बेसिकली बेल होता है, लेकिन बेल बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है, इसलिए छोटा यूनिट डेसीबेल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड।
कहते हैं वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द लाउडनेस ऑफ साउंड. इट मीन्स द ग्रेटर द वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट सोर्सेज विल बी प्रोडक्शन ऑफ द हाई लाउडनेस. जो मैंने बता दिया, एम्पलीट्यूड जितना हाई हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है. सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा साउंड उतनी ही लाउड होगी. एक तरफ आपके पास एक छोटा सा ड्रम है, आप उसको बीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास एक बहुत बड़ा ड्रम है, उसको बीट कर रहे हैं. जाहिर सी बात है बड़े ड्रम में से आवाज़ ज़्यादा आएगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ज़्यादा है, जिस वजह से साउंड भी उतनी ही ज़्यादा लाउड होगी. डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, के जितना भी सोर्स ऑफ साउंड से आप का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लाउडनेस कम होती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स ड्रम बीट कर रहा है, आप उसके बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी. जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाएंगे आवाज़ कम होती जाएगी, क्योंकि आपका डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी ज़्यादा हो गया, जिस वजह से लाउडनेस कम हो जाती है. ज़्यादा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. नेक्स्ट फैक्टर आता है सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर. जो सुनने वाला है उसके जो कान है, ईयर है, उसकी सेंसिटिविटी. ठीक है. अब ओल्ड एज के साथ या बड़ी उम्र के साथ साथ सेंसिटिविटी उतनी ही कम होती जाती है. ये वजह है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़रा ऊंचा सुनते हैं. वो 15,000 हर्ट्ज़ जो है, 20,000 या 15,000 हर्ट्ज़ तक उनकी जो है वो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज चली जाती होती है, लिहाजा वो थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं. इसलिए क्वालिटी ऑफ साउंड ऑफ और टेम्बर. कहते हैं क्वालिटी किसे कहते हैं कि ये वो एक ख़ास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो आवाज़ों में फ़र्क मालूम किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, एक तरफ जो है वो एक शख्स पियानो बजा रहा है, दूसरी तरफ ड्रम बीट कर रहा है. आपके सामने नहीं है, वो किसी दूसरे रूम में या कहीं दूर है, आपको फिर भी आवाज़ से पता चल जाएगा कि कौन सी पियानो की आवाज़ है और कौन सी ड्रम की आवाज़ है. ये क्वालिटी है. दोनों साउंड्स का जो है ना वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, उनकी साउंड्स डिफरेंट है. यही क्वालिटी है जिसकी वजह से दोनों आवाज़ों के दरमियान में आपने फ़र्क मालूम कर लिया है. नेक्स्ट वन इज एनालाइजिंग साउंड वेव्स. साउंड वेव्स को एनालाइज करना. कहते हैं साउंड वेव्स आर द वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू द एयर. ठीक है. एंड रीच आवर ईयर्स, हमारे कान तक पहुंचती है. दीज वाइब्रेशंस आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट लाइक गिटार स्ट्रिंग, वोकल कॉर्ड्स और अ स्पीकर. व्हाइल timbre sound produce timbre as a quality or color of a sound that makes it unique. It's what allows us to distinguish between different इंस्ट्रूमेंट्स और वॉइसेस, जिससे वो हमें मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क बताता है. इवन इफ़ दे आर प्लेइंग द सेम नोट, अगर चाहे वो एक जितनी नोट से वो बात कर रहे हैं. फॉर एनालाइजिंग साउंड वेव ऑक्सिलोस्कोप इज़ यूज. CRO कैथोड ऑक्सिलोस्कोप होगा, वो यूज़ किया जाता है. ऑक्सिलोस्कोप इज डिवाइस दैट अलाउज टू सी साउंड वेव्स. ये ऑक्सिलोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है कि जैसे इसके साथ आके साउंड टकराती हैं तो फिर उसकी वेव्स को जो है ना वो एक ख़ास एक ग्राफ की सूरत में जो है वो शो कर देता होता है, वेव फॉर्म में जो है वो शो कर देता है. ऐसे में वो डिफरेंट साउंड होती हैं और उसमें फिर वो डिफ्रेंशिएट बड़े आराम से साउंड वेव्स के साथ कर लेता है. नेक्स्ट वन इज स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड क्या है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड पर यूनिट टाइम. जो स्पीड का फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, कि कितना डिस्टेंस किया, कितने टाइम में किया. स्पीड को जो है वो v से, और d ओवर टी, d मतलब डिस्टेंस और t मतलब टाइम, जो कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो v इज इक्वल टू d ओवर t हो जाएगा. अब ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स के अंदर, और इसके अलावा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें और भी इन्फ्लुएंस करती हैं. मिसाल के तौर पर विस्कोसिटी है, इसके अलावा टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, बेशुमार ऐसी चीज़ें जो कि स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही होती है. लेकिन नॉर्मली तौर पर जो साउंड है ये 330 से 340, 330 से 340, कई जगह पे 346 भी है. ठीक है. यहाँ तक एयर के अंदर नॉर्मली तौर पर ये स्पीड साउंड जो है वो ट्रैवल करती है. लेकिन जैसे जैसे हमारा जो मीडियम है वो जितना ज़्यादा सॉलिड होता जाएगा तो उतनी ही इनकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ती जाएगी. लाइक एयर के अंदर ये 330 से 350 तक कह लें कि दरमियान में है, जबकि लिक्विड्स में, पानी के अंदर ये 1500 हो जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली क्लोजली पैक होते हैं, तो साउंड वाइब्रेशंस के साथ ज़्यादा आगे चली जाती है. ऐसे ही सॉलिड्स के अंदर ये 6000 तक भी चली जाती है. स्टील वगैरह के अंदर इसकी स्पीड जो है वो 6000 तक है, क्योंकि वो करीब आते जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स उसके बहुत करीब होते हैं, इसलिए साउंड एनर्जी आगे से जल्दी ट्रैवल कर जाती है, या फिर वहाँ से जल्दी से साउंड एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. कहते हैं व्हेन द एयर इज़ वार्मर साउंड ट्रेवल्स फास्टर. When the air is warmer, the sound travels faster.
जब हवा गर्म होती है तो वो तेज़ रफ्तार से आवाज़ हरकत करेगी, बिकॉज एयर पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी, वो ज़्यादा एनर्जी होती है, उसको आगे दूसरी तरफ ले जाते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अ कोल्ड विंटर डे साउंड माइट ट्रेवल क्लोजर टू 330, सर्दियों में 330, ठीक है, और गर्मियों में ये 350 तक भी चली जाती है। नेक्स्ट वन इज साउंड ट्रेवल फास्टर इन एयर, के जो इन सॉलिड सॉरी, के साउंड जो है ये सॉलिड्स के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ ट्रेवल करती है। साउंड के पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़े क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली पैक होने की वजह से जब वाइब्रेशन उन तक आती है तो वो आगे 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 जल्दी ट्रेवल कर देते हैं। जबकि गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से फासले पर होते हैं, तो लिहाजा उनके लिए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे तक आने में लूज हो जाती होती है। तो डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, जो स्पीड ऑफ साउंड है, पार्टिकल्स में डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड भी उतनी ही कम होती जाएगी। कहते हैं साउंड ट्रेवल फास्टर इन लिक्विड, ठीक है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, जहाँ पे देखिए 5000 मीटर पर सेकंड तक भी चली जाती है। लिक्विड्स के अंदर जो है वो साउंड की निस्बत कम होती है, और ये तकरीबन वाटर के अंदर 1500 मीटर पर सेकंड तक होती है। गैसेस के अंदर स्लो होती है, ठीक है, वो मैंने रीज़न भी आपको बता दी है। नेक्स्ट देखिए नॉइस। अब नॉइस जो है बेसिकली दो किस्म की आवाज़ें होती हैं, एक म्यूज़िक और एक नॉइस। म्यूज़िक कहते हैं कि ऐसी आवाज़ें जो कानों को अच्छी लगें, भली लगें, सुनने में अच्छी लगें, वो नॉइस होती म्यूज़िक होती हैं। और नॉइस कहते हैं कि ऐसी इरेगुलर चोटिक अनप्लेजेंट आवाज़ें जो इंसान के कान को बुरी लगें, जो इंसान जिससे जो है ना वो इरिटेट हो, वो नॉइस कहलाती हैं। जो म्यूज़िक होती है वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ चल रही होती हैं। यहाँ डायग्राम में देखेंगे, ये देखें ख़ास एक फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि वो ये डिस्प्ले में भी आ रहा होता है ऐसे, ठीक है। ये म्यूजिकल साउंड है जो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ चल रही होती हैं। जबकि नॉइज़ जो है वो बेतरतीब, बेहंगम, कभी उल्टी सीधी, कभी बहुत ज़्यादा शदीद, गाड़ियों के हॉर्न, फैक्ट्रियों में काम हो रहा है तो ऐसी बेहंगम और बे आवाज़ जो है ना वो आवाज़ें, इर्रेगुलर चॉटिक, नॉन रिदमिक बिहेवियर जिनका होता है, जो कि इंसान को तंग करें, वो नॉइस कहलाती हैं। देखिए इन जनरल द टर्म नॉइज मीन्स अनप्लेजेंट साउंड वेव्स एक्सपीरियंस बाय द लिसनर, ठीक है, देख सुनने वाला जो है, जिसमें कि वो नॉन रिदमिक होंगी, वेरिएबल एनर्जी स्टेट होगी, कभी एनर्जी बढ़ रही है, कभी ज़्यादा, कभी ऊंची हो रही है, कभी कम हो रही हैं आवाज़ें। इरेगुलर टाइम इंटरवल कंप्लीशन होगा, कभी ज़्यादा कभी कम। इरेगुलर इंटेंसिटीज़ होंगी, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, कभी बहुत कम हो जाएंगी। Basically, sound wave can be studied into two manners as a periodic sound wave and non-periodic sound waves. Human ear structures are designed in periodic sound waves. ठीक, इंसान का जो कान है वो periodic sound waves के लिए जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है। तो ऐसी आवाज़ें जो कि इंसान के कान को अच्छी लगें और एक रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशंस उसमें आ रही होती हैं, तो वो जो है वो म्यूज़िक कहलाती हैं। कहते the range of the periodic sound wave about 15 hertz to 4000 hertz, while beyond this range periodic sound wave are converted into non-periodic। यहाँ तक ठीक है, इसके बाद वो non-periodic हो जाती है, giving very unpleasant effect to the listener। beyond this range receiving sound signals are painful। इससे ज़्यादा जो 40,000 से ज़्यादा अगर कानों में लगेंगे तो फिर वो नुकसान भी हो जाएगा। कहते हैं नॉइस इज ऑल्सो मेन कॉज ऑफ द क्रिएटिंग द साइकोलॉजिकल द फिजिकल स्ट्रेस इन अवर डेली रूटीन। ये उसके नुकसान हैं कि जो है उससे स्ट्रेस बढ़ता है, हेडेक होती है, सर में दर्द, इसके अलावा कुछ स्टमक डिसऑर्डर्स और इसकी बीमारियां भी ऐसी होती हैं। अब कैसे कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स वगैरह में, फैक्ट्रियों में मशीनें चल रही होती हैं, उससे कंस्ट्रक्शन साइट से, ट्रांसपोर्टेशन, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, रोड व्हीकल्स, हॉर्न उनके, ऐसी चीज़ें। पब्लिक प्लेसेस में, ओपन मार्केट्स में जब लोग बहुत ज़्यादा सारे इकट्ठे जहाँ पे हो वहाँ पे शोर शराबा, ये सारे जो है ना वो नॉइस में आते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। कहते हैं साउंड वेव इंटरेक्ट देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। सबसे पहले देखें रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसे हमने पीछे इसमें वेव्स में पढ़ा, साउंड लाइट में भी होता है कि जब लाइट जाके टकराती है, टकरा के वापस आती है, तो वो रिफ्लेक्शन होता है। सेम इज विद साउंड, कि ठीक है, वो भी लाइट की तरह बाउंस बैक होकर वापस आ सकता है। साउंड कैन रिफ्लेक्ट व्हेन इट हिट्स एंड बाउंसेस बैक। जब वो टकराता है तो टकरा के बाउंस बैक होता है, जस्ट अ लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, जैसा कि लाइट एक शीशे के साथ टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होती है। कहते साउंड वेव इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी ओशन। पीछे हमने सोनार वगैरह उसके यूजेस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है। साउंड वेव चेंज डायरेक्शन एज दे पास थ्रू डिफरेंट मटेरियल, द लेयर ऑफ एयर विद द वेरिंग टेम्परेचर।
टेम्परेचर चेंज होते होते वो किसी एक लेयर से दूसरे में जब कन्वर्ट होते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड और उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज हो जाती है, जिसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। दिस कॉजेज द साउंड टू बी बेंड एज इट स्पीड चेंजेस। तो जिस वजह से साउंड जो है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है सुनते वक्त। अब ये देखें, कहते हैं सनी डे हाई टेम्परेचर, सनी डे दिन के रोशनी में टेम्परेचर जब ज़्यादा हो तो ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, और इवनिंग में लो की वजह से ये नीचे की तरफ आ रही है। नेक्स्ट वन इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन वही है टर्निंग वाला, ठीक है। साउंड वेव्स बेंड अराउंड ऑब्स्टिकल और स्प्रेड आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग्स, के जब वो स्मॉल ओपनिंग छोटा सा सुराख है उसमें से अगर आवाज़ जो है आगे की तरफ जा रही है तो ये आगे जाने के बाद जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हियर म्यूजिक प्लेइंग फ्रॉम अनदर रूम, दूसरे कमरे में से आपको म्यूजिक की आवाज़ आ सकती है, इवन इफ द डोर इज स्लाइटली क्लोजर, जाके डोर जो है वो बंद हो, बिकॉज द साउंड वेव्स बेंड एंड स्प्रेड, चूँकि वो मुड़ती हैं और मुड़कर चारों तरफ फैल जाती हैं, इसलिए आपको दीवार की दूसरी तरफ तक की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 13.10 इको इससे स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।